अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं अल्लाह पाक का शुक्र है, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर वाफ़ियत से होंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज अहम मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ जो हैं, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के घर पर गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? देखें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पहले एक दफ़ा सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि वो अदालती इस्लाहात के लिए वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों से मिलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि वो हुकूमत से भी बात करना चाहती हैं और ऑपोज़िशन से भी बात करना चाहते हैं, मुल्क में जुडिशल रिफ़ॉर्म्स के हवाले से। और ये बात उन्होंने जजेस की हलफ़बर्दारी के वक़्त मीडिया से बात करते हुए कही, जब उनसे बात की गई उनसे ये भी पूछा गया था कि इमरान खान ने उनको ख़त लिखा है, तो उन्होंने कहा था कि ख़त मैंने जजेस कमिटी को भिजवा दिया है कि वो उस पे फ़ैसला करे। मेरे ख़्याल में आज की जो मुलाकात है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी से प्राइम मिनिस्टर की, वो जुडिशल रिफ़ॉर्म्स के हवाले से है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉ मिनिस्टर भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे और उनके वो आहत चीमा भी थे। तो जो जुडिशल रिफ़ॉर्म्स के हवाले से हुकूमत ने जो तैयारी की हुई थी और जो हुकूमत के ख़्याल में फ़ौरी इंसाफ़ के लिए जो मुल्क में जुडिशल रिफ़ॉर्म्स होनी चाहिए और उसमें उस हवाले से मेरे ख़्याल में चीफ़ जस्टिस के साथ आज हुकूमत ने अपना रोड मैप शेयर किया है। क्योंकि ये रोड मैप चीफ़ जस्टिस ने माँगा था। उन्होंने कहा था कि वो हुकूमत से भी बात करेंगे लेंगे तजावीज़ और ऑपोज़िशन से भी तजावीज़ लेंगे। मेरे ख़्याल में इसके बाद गौहर अयूब साहब से भी मुलाकात होगी, उनसे भी मुलाकात कहा जाएगा। ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या गौहर अयूब साहब चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी को मिलेंगे या नहीं? अगर तो चीफ़ जस्टिस अगर गौहर अयूब या ऑपोज़िशन का एक डेलीगेशन चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी को ऐसे ही मिलता है, जैसे हुकूमत का डेलीगेशन मिला है, तो फिर ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह की हार होगी। वो तो नहीं चाहेंगे कि ऑपोज़िशन जो है वो चीफ़ जस्टिस को सैंक्टिटी दे और उनको उनके साथ इस तरह जुडिशल रिफ़ॉर्म्स के लिए शरीक हो। लेकिन मेरी तजवीज़ तो यही होगी कि गौहर अयूब को ऑपोज़िशन के एक मज़बूत डेलीगेशन के साथ, जिसमें और भी उनकी पार्टी के लोग हों, उन्हें चीफ़ जस्टिस से मिलना चाहिए और मेरी चीफ़ जस्टिस से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि अब जबकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिल लिया है और उनकी लीगल टीम को मिल लिया है, तो वो अब ऑपोज़िशन की टीम को भी मिलें। मुल्क में जुडिशल रिफ़ॉर्म्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे यहाँ केसेज़ बहुत ज़्यादा अल्तवा का शिकार हैं, लोगों को इंसाफ़ नहीं मिल रहा है। इस हवाले से हुकूमत जो कर सकती है, वो हुकूमत को करना चाहिए और जो काम और जुडिशरी के करने का है, वो जुडिशरी को करना चाहिए क्योंकि काफ़ी काम ऐसे हैं जो हुकूमत नहीं कर सकती। वो जुडिशरी ने खुद करनी है। मसलन केसेज़ के जल्द फैसले हुकूमत नहीं करवा सकती। ये तो जुडिशरी ने खुद टाइमलाइन्स तय करनी है, ट्रायल कोर्ट्स को पाबंद करना है, हाई कोर्ट्स को पाबंद करना है, सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करना है। ये एक गवर्नमेंट किसी हुक्मनामे के ज़रिए या किसी कानून साज़ी के ज़रिए जजों को पाबंद नहीं कर सकती। अब बिल जबकि बहुत हद तक जुडिशल रिफ़ॉर्म्स पार्लियामेंट ने भी कर दी हैं 26वीं आईनी तरमीम में, जिसमें जजेस को लगाने का तरीकाकार और दी बेंचेस को बनाने का तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो बन गया है, लेकिन हाई कोर्ट्स की हद तक तो अभी तक नहीं बन सका है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस कमेटी बेंच बनाती है, लेकिन हाई कोर्ट्स में तो अभी भी चीफ जस्टिस की जो है वो मुकम्मल तौर पे इजारादारी चल रही है और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो मुकम्मल वैसे ही बाख्तियार है, वहाँ कोई जजेस कमेटी नहीं है। वहाँ माताहत अदलिया को रेगुलेट करने के भी अभी कोई बाकायदा कवानीन, ट्रांसफर पोस्टिंग के और जजेस की परफॉर्मेंस चेक करने की कोई ऐसे रूल्स मौजूद नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में अदलिया को बहुत सारा काम अदालती इस्लाहत के हवाले से करना है और आज की प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात है वैसे इसी हवाले से है। लेकिन हमारे दोस्त इसके सियासी एंगल भी निकालेंगे, वो कहेंगे जी याहिया अफरीदी और हुकूमत एक हो गए और दोस्त हमारे इसके पॉलिटिकल एंगल्स और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन निकालेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में ये मुलाकात जो है वो जुडिशल रिफ़ॉर्म्स के हवाले से ही थी और उसी सलामत में इस पर हुँ। सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अहम दौरे को लेकर। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो दौरा बरतानिया पर हैं और इस दौरे के दौरान वो अहम मुलाकातें भी करेंगे, फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत भी करेंगे। तो मौजूदा सियासी मंजरनामे में और ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इसमें आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? इसके क्या असरात होंगे मसबत? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने
जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल इमेज खराब करने के लिए बहुत मजबूत लॉबिंग भी की है और कैंपेन भी चलाई है। उन्होंने ये जनरल आसिम मुनीर का इमेज खराब करने के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म में भी हायर की हैं और सोशल मीडिया कैंपेन्स भी की हैं। लेकिन उनका दौरा बरतानिया और इस मौके पे मिलने वाला गार्ड ऑफ ऑनर और स्टेट प्रोटोकॉल ये बताता है कि पीटीआई के सारे पैसे भी ज़ाया हो गए हैं और सारी सोशल मीडिया मुहिम भी ज़ाया हो गई है। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को डिक्टेटर बना के जो और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की बहुत कोशिश की है, जो मेरे ख़्याल में मुकम्मल तौर पे नाकाम। वैसे तो ऐसी खबरें भी मैंने देखी हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया भी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और उनके साथ काम करने के लिए राहें तलाश कर रही है और दोनों तरफ बातचीत जारी है। लेकिन हुँ, बरतानिया का ये दौरा भी किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बरतानिया दुनिया का एक अहम मुल्क है, अमेरिका की बहुत सारी पॉलिसीज़ के अमलदारी में भी और अमरीकी लॉबिंग के लिए हमेशा से बरतानिया का एक किरदार रहा है और ऐसा नहीं है कि अमरीका जो है वो बरतानिया अभी भी बरतानिया की इस तरह दूर हो जाए। तो हुँ। बरतानिया और अमेरिका की कुर्बत हमेशा रही है, हमें इस दौरे को इस तनाज़ुर में भी देखना चाहिए। बाकी ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, पीटीआई वाले जो करना चाहते हैं, आसिम मुनीर लंदन में आया करके दिखा दें। मेरा मतलब है कि वैसे जो वो कहते थे कि जी अमेरिका गया था तो हमसे बड़ी गलती हो गई, शेर अफ़ज़ल मरवत ने हमें रोक दिया। तो अब वो लंदन में आए हैं, वो बता दें कि वो क्या कर सकते थे अमेरिका में जो अब वो लंदन में नहीं कर सकते, वो कर दें। करके दिखाते हैं, मेरे ख़्याल में ये आसिम मुनीर की हवा तक भी नहीं पहुँच सकते, वो स्टेट प्रोटोकॉल में हैं, उनके जो हर चीज़ मूवमेंट जो है वो इतनी स्टेट प्रोटोकॉल के तहत है कि ये वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, ये आसिम मुनीर की गाड़ी तक पहुँच के दिखाएँ ना लंदन में हमें, या हुँ, आसिम मुनीर तक पहुँच के दिखाएँ, ये तो बड़ा कहते थे हमसे बड़ा मिस हो गया इवेंट अब वो अमेरिका जब आए थे, तो अब वो लंदन आए हैं, वो जो मिसिंग है वो पूरी कर दें हमें। हमें दिखा दें कि इनके अंदर कितनी जान है और ये क्या कर सकते थे अमेरिका में जो अब ये लंदन में करके हमें दिखा दें। क्योंकि मेरा ख़्याल है बातों के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, वो कल के पहुँचे हुए हैं, अभी तक रोन-पिटन के अलावा तो कुछ भी नहीं है। जैसे-जैसे उनके गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें आई हैं, पीटीआई की सफ़ों में मातम हमें देखने में मिल रहा है और उनकी जो है वो टोटल हर तरफ मातम ही मातम नज़र आ रहा है और वो इस तरह जैसे उनके तो सीने पे मूँग दलने वाली बात हो गई। तो मेरे ख़्याल में जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बता रहा है और ये बता रहा है कि दुनिया उनको पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह के तौर पर कदर की निगाह से देखती है तस्लीम और करती है। उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और दुनिया उनसे बात करने के लिए तैयार है। मिलने वाला गार्ड ऑफ ऑनर ये सब कुछ जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है, हर चीफ को तो ऐसे नहीं दिया जाता। तो मेरे ख़्याल में ये समझने की बात है कि दुनिया सोशल मीडिया पे नहीं चलती है। यानी टू कट शॉर्ट सारी आपके ट्वीटों से और आपके वीलॉग से अगर दुनिया चलती होती, तो हमें तो और क्या करना चाहिए था? सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एक स्कैंडल को लेकर। तो ये जो बिलबोर्ड और एलसीडीज़ लगाने का मामला है, इसमें पीएचए जो इन्वॉल्व है, ये जो स्कैंडल है, क्या होशरुबा इंकशाफात हैं? ब्रेक कीजिएगा स्टोरी। देखें, एक तो शहर में ये जो बड़ी एलईडीज़ और होर्डिंग्स लगाने के हवाले से 10/3/2016 को एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, 3 रुकनी बेंच ने और उन्होंने कहा था कि प शहर में एक जैसे बिलबोर्ड्स और एक जैसे साइज़ के और ये होने चाहिए ताकि शहर की खूबसूरती भी खराब ना हो और आप किसी जगह बहुत बड़ा और किसी जगह बहुत छोटा और ये वो जो है वो करें। तो ये भी उस ऑर्डर में कहा गया था कि अपार्ट फ्रॉम पोल साइंस नो अदर टाइप ऑफ होर्डिंग टू बी अलाउड ऑन सेंट्रल मीडियन ट्रायंगल स्क्वायर एंड राउंड अबाउट्स इन मतलब ये जो सड़कों के ग्रीन बेल्ट्स में लगते हैं उन्होंने कहा पोल साइंस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब सूरत हाल ये है कि डीजीपीएचए ने लाहौर में कुछ ऐसी ऑक्शंस की हैं बड़ी एलसीडीज़ लगाने की और इन चीज़ों की जिस जो एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन भी हैं और उनमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। हुँ, तो मेरा तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से होगा कि वो इस सारे मामले को देखें कि डीजीपीएचए जो ताहिर वट्टू साहब हैं, उनके डायरेक्टर मार्केटिंग हैं, उस्मान गनी साहब, इन्होंने जो बिलख़सूस ये जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर
इन्होंने 2 सदीक ट्रेड सेंटर पे और कलमा चौक पे और लिबर्टी पे जो इन्होंने वो लगाई हैं हुँ, एलईडीज, और कुछ पीएचए ने अपनी एलईडीज भी लगाई हैं जो लिबर्टी में लगाई गई हैं। वो पीएचए ने अपने पैसों से लगाई हैं और फिर कहा जा रहा है कि उनको टैक्स फ्री भी किया गया है। तो मुझे नहीं समझ आई कि अपने पैसों से लगाने की क्या जरूरत थी, जब मार्केट में इसके इन्वेस्टर मौजूद थे तो पब्लिक मनी इस पे लगाने की क्या जरूरत थी उन्हें। ये दुरुस्त है कि डिजिटलाइज होने की बात तो की जा रही है, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि आप पब्लिक मनी को इस तरह वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। और फिर उसका थर्ड पार्टी ऑडिट, और फिर वो किस कंपनी को बाद में दी कि बहुत सारे लोग अब बात कर रहे हैं कि जी एक ही बंदा है जिसकी 6 कंपनियां हैं और उसी को मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें ये स्टार डिजिटल और चिनाब एडवर्टाइजिंग के जो हैं मालिक नईम गिल साहब, इनका बहुत नाम आ रहा है कि ये ताहिर भट्टू साहब और उस्मान गनी साहब के साथ मिलकर इन्होंने बहुत ज्यादा लाहौर में ठेके लिए हैं, और जो ऑक्शंस हुई हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आई हैं वो ये बताते हैं कि मेरा मतलब है कि लाहौर जैसे शहर में आपने जो ऑक्शंस हुई हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, आपने मैच फिक्स किए हैं। और जो आउटडोर एसोसिएशन है जिसके हुँ। सारे मेंबर्स हैं वो भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पीएचए की जो टेंडरिंग है और पीएचए का ये काम है ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, बल्कि इसमें बहुत हद तक घपला है। और एक ही कंपनी को, जो नईम गिल साहब की कंपनी है जिसमें स्टार डिजिटल को बहुत ज्यादा काम मिला है, ब्रिजेस के ऊपर उनको बहुत काम मिला है, और जनाब उनकी कुछ 6 कंपनीज है वो कह रहे हैं मुख्तलिफ नामों से वो चला रहे हैं, और वो कभी एक से ले लेते हैं कभी दूसरे से ले लेते हैं, और फिक्स टेंडर टेलर मेड टेंडर्स उनके लिए बनाए जाते हैं और उनको दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ओवरऑल ऑडिट होने की जरूरत है। जो लाहौर में पीएचए ने काम किया है, ये होर्डिंग जो एलईडी का पिछले 1 साल में बिलखसूस मौजूदा हुकूमत के दौर में 2024-25 में उसका एक ऑडिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें करप्शन की बहुत बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें डीजीपीएचए और डायरेक्टर मार्केटिंग जो हैं उन्होंने एक कंपनी को बहुत ज्यादा ओब्लाइज किया है और उस आवाज़ है। कंपनी के साथ मिलकर जो है वो मैच फिक्सिंग की है, और जो रियल कंटेंडर्स हैं उनको रेस से भी बाहर किया है और पब्लिक मनी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। मतलब जो टेंडर 70-70 लाख में हुँ, होना चाहिए था वो 25-25 लाख में करके नवाजा गया है। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स काफी हद तक आए हैं और हम किसी मुतलका फोरम पे वो दे भी देंगे। हुकूमत को इसको ट्रांसपेरेंसी असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। सर, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी रेमिटेंसेस को लेकर तो सीएम केपी ने कहा है, इदारों को मज़बूत बनाएँ, पहली बात और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि हमें रेमिटेंस जो बाहर के मुल्क में मौजूद हैं लोग, उनको रेमिटेंसेस में इज़ाफ़ा करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बानी पीटीआई की जो आखिरी कॉल थी, वो तो ये थी कि रेमिटेंसेस बंद कर दो। तो फिर ये क्या मामला है? क्या हालात कशीदगह हो रहे हैं? देखिए, पीटीआई ने जो रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल दी थी इमरान खान ने अपने ट्विटर हुँ, हैंडल से भी, हुँ, और फिर इसको शहबाज गिल और ये शहजाद अकबर और आदिल राजा और इमरान रियाज खान वगैरह ने बहुत प्रमोट किया, मोहित पीरजादा ने, और इन सब ने, ये जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि वो असल में तहरीक इंसाफ के दुश्मन वो हैं। वो हुँ, सिर्फ अपने डॉलरों के लिए तहरीक इंसाफ की सियासत को ख़त्म करने के दर पे हैं। वो सोचते हैं रात को हमारे डॉलर बन जाएं, तहरीक इंसाफ का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, पाकिस्तान का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, हमारे डॉलर बनने चाहिए। और हमारे ओवरसीज के लोग उनको सुनते इस तरह हैं जैसे उसके नतीजे में उनको ये समझना चाहिए कि उनको सुनने के नतीजे में उनके जो डॉलर बन रहे हैं पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ दोनों का नुकसान हो रहा है। बहरहाल ये जो रेमिटेंसेज रोकने की कॉल थी ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। जैसे जैसे ये कॉल दी गई वैसे वैसे रेमिटेंसेस में 25 से 30% इजाफा हुआ और पाकिस्तान को लोगों ने ज्यादा पैसे भेजे। मैंने पहले भी कहा था कोई तहरीक इंसाफ के कहने पर तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चल पड़ेगा। हुँ, ये तो तहरीक इंसाफ का अहमी ख्याल था ना कि हमारे कहने पे लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, पाकिस्तान पैसे पहले तहरीक इंसाफ बाद में। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में मिस कैलकुलेशन थी, जैसे बहुत सारी मिस कैलकुलेशन पीटीआई ने की हैं और इमरान खान ने की हैं। 9 मई से लेकर असेंबलियां तोड़ने से लेकर हुकूमतें तोड़ने से लेकर असेंबलियों से इस्तीफे देने तक, ये सारी मिस कैलकुलेशन और गलत फैसलों की एक लंबी लाइन है।
उसी में ये रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल देना भी एक गलत फैसला है, जिसने तहरीक-ए-इंसाफ को बदनामी के अलावा तो कुछ नहीं दिया, हुँ। नाकामी के अलावा कुछ नहीं दिया। मेरे ख़्याल में अब जो है ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, वो गंडापुर न्याय साहब के उन्होंने कहा है कि रेमिटेंसेस ज़्यादा भेजें, क्योंकि ऑलरेडी रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रही हैं। और जितनी ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं, लोग कहते हैं इमरान खान की नाकामी है, लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद किया ओवरसीज़ वालों ने, जब रेमिटेंसेस बढ़ाई हैं। एक तो डैमेज कंट्रोल भी है, दूसरा मैं समझता हूँ गंडापुर भी समझते हैं कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की सियासत कोई अच्छी सियासत नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप बैंक ऑफ खैबर को भेजें। देखिए, केपी के बहुत लोग मुल्क से बाहर हैं। और हुँ। उन उन वो बैंक ऑफ खैबर को मजबूत करना चाहते हैं। तो मेरे ये ख़्याल में कि गंडापुर का ये बयान अच्छा है, हमें इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इसको नेगेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि पीटीआई को और इमरान खान को रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल के पे माज़रत करनी चाहिए और माफ़ी माँगनी चाहिए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उनकी कॉल नाकाम बनाई है, और मैं इतनी गलत कॉल देने पर पीटीआई को माफ़ी माँगनी चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।